हेलो क्लास 8th, वेलकम टू सनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर साइंस में, दैट इज चैप्टर नंबर 6, प्रेशर, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर हम कह सकते हैं। यहाँ पे हम काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं और हमें अभी तक पता भी नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। एंड अगर देखो बहुत ध्यान से पढ़ोगे ना तो डेफिनेटली ये चैप्टर आपको बहुत पसंद आने वाला है। और अगर आप सोच के पढ़ोगे कि नहीं यार सिर्फ पेपर में आएगा ये चैप्टर, हम ऐसे ही पढ़ लेते, तो लिटरली आपको ये चैप्टर बहुत बोरिंग लगने वाला है। ठीक है, तो देखो आपको चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाना है या फिर बोरिंग बनाना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। एंड यहाँ पे बेटा हम NCERT लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले क्या क्या क्वेश्चंस हमारे दिमाग में होने चाहिए, किन किन क्वेश्चंस का आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा, प्लस अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपको ये रियलाइज होगा कि जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन था आपको उन सब का आंसर इस चैप्टर में मिला है। ठीक है, चलिए। सो सबसे पहला क्या है यहाँ पे, Why are winds stronger on some days than on another? ठीक है, कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि कुछ टाइम पे, ठीक है, कभी कभी यहाँ पे बहुत तेज आंधी तूफान चलता है और कभी कभी कुछ भी नहीं होता है, राइट। Why are water tank usually placed at the height? हमेशा आपने ये चीज देखी होगी कि जो टंकियां होती है ना, टैंक्स जो होते हैं वो हमेशा कहाँ पे रखे जाते हैं, घर में सबसे टॉप पे रखे जाते हैं। चाहे हमारा 1 फ्लोर का घर हो, चाहे हमारा 4 फ्लोर का घर हो, चाहे 10 फ्लोर का बिल्डिंग हो, ठीक है, टंकी हमेशा सबसे ज्यादा टॉप पे ही रखी जाती है। क्यों? इसके पीछे का क्या रीजन है? ठीक है, कैन एयर प्रेशर रियली क्रश अस? क्या इतना ज्यादा एयर प्रेशर होता है कि वो एक इंसान को ऐसे क्रश कर सकता है? What causes storm and cyclones if the earth stop rotating? ठीक है, तो किसकी वजह से ये स्टॉर्म एंड साइक्लोन होते हैं और क्या हो अगर हमारा अर्थ स्टॉप हो जाए, रोटेट ही ना करे? Would cyclone still form? तो क्या इस केस में भी साइक्लोन होगा? तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एंड आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर होगा। एंड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपको इधर लिखने हैं। नाउ शेयर योर क्वेश्चंस, राइट। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। You must have observed fallen leaves on the ground swirling in the air or being swept away, and trees swaying or even bending when a stronger winds blow. ऐसा ये सारी चीजें आपने देखी होंगी, है ना, कि पेड़ से पत्ते जो हैं वो टूट के नीचे गिर रहे हैं, हवा चल रही है, पत्ते जो हैं वो उड़ रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। पेड़ की जो डालियां हैं वो बहुत हवा के तेज झोंके की वजह से, ठीक है, उनकी जो डालियां हैं उनका मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई फॉलन लीव्स राइज इन द एयर और ट्री sway or bend? Does the wind exert force on the fallen leaves to make them rise or on the tree to bend? तो यस, सो देयर इज सम फोर्स जिसकी वजह से जो लीव्स हैं, ठीक है, वो उड़ के एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर फोर्स नहीं लग रहा होता ना तो वो जो लीव्स है वो अपनी ही जगह पे रहती, उनका मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, फोर्स की वजह से ही जो पेड़ की डालियां हैं उनका मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जितनी भी चीजें हो रही हैं ये किसकी वजह से हो रही हैं? ये सब के सब फोर्स की वजह से ही हो रही हैं। नाउ recall other similar effect on the force exerted by the wind, like slamming of doors or rattling of windows or fluttering of clothes. तो देखो ये सारी चीजें आपने नोटिस की होगी, जब बहुत तेज आंधी तूफान चलता है तो हमारे घर की जो खिड़कियां हैं, जो दरवाजे हैं, वैसे झटपट बंद होते रहते हैं, है ना। हमारे घर में जो कर्टन्स है वैसे उड़ने लग जाते हैं। ठीक है, अगर हमने बहुत फ्लेरी कपड़े पहने होंगे तो वो भी क्या होते हैं, उड़ने लग जाते हैं। तो ये सब किसकी वजह से? ये सब विंड की वजह से है। एंड ये उसकी वजह से जो विंड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, बिना फोर्स एक्सर्ट करे मोशन कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कहीं ना कुछ थोड़ा बहुत फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा, राइट। नाउ तो जिसकी वजह से ये सारी की सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल रही हैं। How does the force exerted by wind
make this happen? The force exerted by wind create a wind pressure which cause this effect. ठीक है, तो फोर्स जो है वो क्या क्रिएट कर रही है? फोर्स इज क्रिएटिंग अ प्रेशर. ठीक है, फोर्स यहाँ पे ये जो हवा है, विंड जो है, ठीक है, वो क्या कर रही है? यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रही है विच कॉज दिस इफेक्ट, जिसकी वजह से इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है. In this chapter we will explore the relationship between force and pressure. यहाँ पे हम फोर्स प्रेशर के रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे कि अगर फोर्स इंक्रीज होता है तो क्या प्रेशर डिक्रीज होगा, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इन सब के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं. एंड अंडरस्टैंड हाउ दे शेप powerful natural events like thunderstorm and cyclone. and force and pressure की वजह से किस तरीके से natural events होते हैं, किस तरीके से thunderstorm होता है, किस तरीके से cyclone होता है, इसके बारे में भी हम इसी चैप्टर में जानेंगे. तो देखो, अब तक आपको पता चल चुका होगा कि ये चैप्टर कितना 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 इंटरेस्टिंग है, राइट? मुझे तो देखो लग रहा है. ठीक है, क्या आपको लग रहा है? सो भाई, फोर्स की वजह से यहाँ पे मोशन होगा, ये चीज आप याद रखिएगा. नाउ सबसे पहले हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे एंड जानेंगे कि प्रेशर जो है वो फोर्स से किस तरीके से इंटरलिंक्ड है, राइट? सो मेघा एंड हर ब्रदर पवन आर गोइंग टू पिकनिक. ठीक है, तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं? पिकनिक पे जा रहे हैं. एंड दे वॉक टू द पिकनिक स्पॉट कैरिंग आइडेंटिकल आइटम इन हर बैग. So on the way, Pawan keep adjusting his bag and look uncomfortable. Megha ask, "Is there a problem with your bag?" So यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिखेगा आपको. ठीक है, यहाँ पे ये जो दो छोटे छोटे से बच्चे हैं, they were very excited for their picnic. ठीक है, अब आपको भी पता है कि भाई जब हम पिकनिक जाते हैं, है ना, आपको भी पता है कि जब हम पिकनिक जाते हैं तो क्या करते हैं? बहुत सारी कैसे खाने पीने वाली चीज़ें जो हैं अपने बैग में भर लेते हैं, जो जो चीज़ें हमें पसंद होती हैं. ठीक है, हमने बहुत सारे कुरकुरे रख लिए, चिप्स रख लिए, बिस्किट रख लिए, ठीक है, फ्रूटी, माजा, ये सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें, है ना, छोटे छोटे से जो ये केक वगैरह आते हैं, पेस्ट्रीज आती है, वो सब हम रख लेते हैं ना जब हम कहीं पिकनिक पे जा रहे होते हैं. सिर्फ खाने पीने की चीज़ें, पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हम नहीं रखते, कुछ भी नहीं रखते. ठीक है, तो ऐसे ही इन दोनों बच्चों ने क्या किया? बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने बैग में भर ली. ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें भरने के बाद व्हाट दे रियलाइज, ठीक है, उन्होंने क्या चीज़ रियलाइज किया? उन्होंने ये देखा कि भाई ये जो है पवन जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? वो बार बार ना अपने स्टेप को, बैक के स्टेप को एडजस्ट कर रहा है. दैट मीन्स ही इज नॉट कंफर्टेबल व्हेन ही इज वॉकिंग. ठीक है, अब वो उसकी बहन जो है वो पूछती है, भाई कि क्या हो गया तुमको? व्हाई आर यू नॉट कंफर्टेबल, है ना, क्या कोई दिक्कत है? क्योंकि देखो दोनों ने सामान बराबर भरा हुआ था. होता है ना ऐसे कि नहीं, हम दोनों पिकनिक पे जा रहे हैं तो हम दोनों सेम सामान लेके जाएंगे, इसको मेरे से ज्यादा कैसे मिल सकता है? नहीं मिलेगा, है ना, दोनों को बराबर चाहिए. तो अब इन्होंने दोनों ने बराबर बराबर सामान अपने बैग में भरा था. तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक का बैग बहुत भारी हो और एक का बैग हल्का हो जाए. दोनों का बैग यहाँ पे बराबर होगा, राइट? सो अब देखो यहाँ पे ये क्या कह रही हैं कि Is there a problem with your bag? क्या तुम्हारे बैग के साथ कोई प्रॉब्लम है? पवन ने कहा कि yes, it is hurting my shoulders. है ना, पवन का जो बैग है, ठीक है, वो उसके स्ट्रेप की वजह से उसके शोल्डर जो है उसको हर्ट कर रहा है. ठीक है, स्ट्रेप. So Megha says both our bags are equally heavy. है ना, why does your bag hurt and mine doesn't? पवन reflect for a minute and says, ठीक है, तो पवन ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और क्या कहता है कि perhaps it is because of the different in the straps of our bags. हो सकता है कि हमारे जो बैग के स्ट्रैप्स है उनकी वजह से I feel uncomfortable, है ना, पवन जो है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है. अब जरा सा हम गौर करते हैं इनके बैग के स्ट्रैप्स पे. ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, इसके बैग का स्ट्रैप देखो आप कितना ज्यादा ब्रॉड है, राइट? लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके बैग का जो स्ट्रैप है कितना ज्यादा यहाँ पे पतला है, थिन है, राइट? तो याद रखना, जितना ज्यादा ब्रॉडर होगा, ठीक है, जितना ज्यादा इसका ये जो है एरिया है ज्यादा होगा, उतना कम प्रेशर लगेगा. अब उतना कम प्रेशर लगेगा तो उसको कुछ फील नहीं हो रहा, लेकिन अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा. और वही प्रेशर पवन के शोल्डर पे लग रहा था जिसकी वजह से उसको हर्ट हो रहा था, राइट? तो आगे मैं और अच्छे से इसका रिलेशन भी बताऊंगी आपको. नाउ my bag has narrow strap while your bag has a broad strap. Of course. Can you shape or size of these straps really make a difference? Let us try to find out. So अब यहाँ पे कश्मकश हो गई है कि क्या सच में
ये स्ट्रेप के एरिया से ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस हो सकती है कि भाई सेम मास है, हर चीज सेम है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेप, बैग का स्ट्रेप, उसकी वजह से बैग बहुत भारी लग सकता है, या फिर अगर स्ट्रेप ज्यादा ब्रॉडर होगा तो बैग हमें हल्का लग सकता है। क्या ये सच में काम करता है? तो अब इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। When we carry a bag, we feel its weight because of the force of the gravity acting on our shoulder, है ना? जब भी हम एक बैग उठाते हैं या फिर कोई भी सामान उठाते हैं, उसका जितना भी वेट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो फोर्स एक्ट करता है टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ठीक है, वो क्या करेगा, वो फोर्स एक्ट करेगा, वो प्रेशर लगाएगा टुवर्ड्स द ग्रेविटी, एंड द वेट ऑफ द बैग विद द नैरो स्ट्रैप एक्ट ऑन द स्मॉलर एरिया। अब देखो, जब हमने नैरो स्ट्रेप के बारे में बात की थी तो देयर इज अ स्मॉलर एरिया, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रॉडर स्ट्रेप देयर इज अ बिग एरिया, ठीक है। तो एक चीज मैंने अभी आपको बताई है, और अब फॉर्मूला आपकी बुक में भी है, यू कैन राइट कि यहां पे क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये फॉर्मूला हमें यहां पे पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये चीज हमें यहां पे पढ़नी है। नाउ वी कैन रिलेट दिस कि भाई प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, ठीक है, प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। मतलब अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, और प्रेशर कम लगेगा तो ऑफ कोर्स फोर्स भी कम लगेगा। अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, और अगर प्रेशर ज्यादा लगेगा तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा, राइट। सो थ्रू दिस फॉर्मूला वी कैन अंडरस्टैंड दिस, राइट। नाउ सो देखो आगे हमको दिया भी हुआ है, whereas the weight of the bag with the broader strap is spread over a large area of the shoulder। तो जितना ज्यादा ब्रॉडर एरिया होगा उतना ज्यादा फोर्स जो है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हमें एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा हैवी वेट नहीं लगेगा। लेकिन नैरो स्ट्रेप में ऐसी कोई चीज हमको देखने के लिए नहीं मिलती है, क्योंकि वहां पे एरिया ही नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट कहां होगा, राइट। So it is due to the reason that we feel more comfortable carrying a bag with the broader strap than one with the narrow strap. Although both bags have the same weight, since the area over which the force act is involved, we define the quantity, ठीक है, we define the quantity called pressure। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे? यहाँ पे हम प्रेशर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि प्रेशर का फोर्स से एंड एरिया से क्या रिलेशन है, राइट। मैंने आपको बताया प्रेशर का फोर्स से एंड एरिया से क्या रिलेशन है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दैट मीन्स प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। सो दिस इज द रिलेशन, राइट। और यही मैंने आपको फॉर्मूला ऊपर भी लिखवाया था, एंड यही फॉर्मूला हमें यहां पे भी दिया गया है। सो at this stage we will consider only those forces which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed, ठीक है। तो यहां पे हमसे देखो क्या बोल रहे हैं कि forces which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed। now what is the perpendicular force? perpendicular force यहां पे क्या होगा? देखो जैसे मान लो हमारे पास ये एक सरफेस है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? जब 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनते हुए हमको नजर आएगा। इफ फोर्स इस तरीके से लग रहा है दैट इज अ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जिस सरफेस पे यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, क्लियर। नाउ अब देखो यहाँ पे एक और हमें एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, बकेट का यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, बकेट विद द ब्रॉड एंड द नैरो हैंडल्स। तो वन बकेट इज देयर जिसका देखो नैरो हैंडल है, और एक बकेट यहाँ पे ऐसा है जिसका ब्रॉडर हैंडल है। तो यहां से कौन से बकेट को उठाने में वी फील मोर कंफर्टेबल? तो जिसमें हमको ब्रॉडर स्ट्रेप दिख रहा है बकेट का, ठीक है, उसको जब हम होल्ड करेंगे सो दैट इज मोर इजी फॉर अस टू कैरी, एंड जिसमें एक नैरो सा इस तरीके से चीज दी गई है, नैरो हैंडल दी गई है, उनको उठाना इट्स क्वाइट टफ वी कैन से, और हमें वो बहुत ज्यादा हैवी भी लगेगा। ऑल्दो बोथ हैव सेम वेट स्टिल, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर, फोर्स, एरिया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमको बताया जा रहा है। So broad strap reduce the pressure exerted by the bag on our shoulder as compared to the narrow strap.
Therefore, we feel more comfortable carrying a bag with a broader strap. एरिया ज्यादा, प्रेशर कम, तो फोर्स भी कम है ना. सो वी फील मोर कंफर्टेबल टू कैरी दैट थिंग्स, right? So can you now understand why it feel easier to lift a water filled bucket with a broader handle than with the narrow handle? Yes. ठीक है, अब तो हम देखो समझ गए हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए हैं. ठीक है, क्या समझ गए हैं कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा जो है हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेट जो है वो स्प्लिट हो जाएगा, हर जगह फैल जाएगा एंड हमें फिर प्रेशर फील नहीं होगा. लेकिन अगर एरिया कम है तो वेट जो है नहीं स्प्लिट हो पाएगा और हमें एक ही पॉइंट पे ज्यादा फोर्स फील होगा, ज्यादा प्रेशर फील होगा, वी कैन से. So similarly, we have seen that when people carry load like pots or the vegetable basket on their head, they often place a round piece of the cloth under the loads. So yes, these things you have seen and I bet you कि बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाए होंगे. ठीक है, कि ऐसा क्यों करते हैं. ठीक है, आई नो कि जिन्होंने इस चीज को उठाया होगा दे फील कि हाँ क्या है ना कि हमारा सर ऐसा है तो अगर हम उसके ऊपर भारी से टोकरी रखेंगे तो डायरेक्टली कांटेक्ट में आने की वजह से हमें अनकंफर्टेबल फील होगा, हमें हर्ट होगा, राइट. बट वॉट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, ये चीज हमने नहीं सोची होगी. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, है ना. वो हम क्या करते हैं, कपड़े को ऐसे रोल करके ऊपर रखते हैं ताकि देखो हमारे सर का एरिया उतना नहीं है जितने में वो हम टोकरा रखेंगे, राइट. लेकिन जब हम उस क्लॉथ को ऐसे रैप करके अपने सर के ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर टोकरी रखेंगे तो उसका जो सरफेस एरिया है वो लार्ज हो जाएगा एंड चीजें हमें भारी नहीं लगेगी. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड आई थिंक ये अब आपको समझ में आया होगा, राइट. So, in both cases, the objective is to reduce pressure by increasing the area over which the weight acts, है ना. तो ये हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम प्रेशर को रिड्यूस कर सके, जो फोर्स लगाएगा ऑब्जेक्ट उसको हम कम कर सके while increasing the surface area, right? And pressure is defined as the force per unit area. प्रेशर क्या होता है भाई, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया. जो फॉर्मूला बताया था दैट्स इट. प्रेशर इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दैट्स इट. इसी को आप डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं. द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड दैट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर. ठीक है, फोर्स की यूनिट यहाँ पे न्यूटन होती है एंड एरिया की यूनिट यहाँ पे मीटर स्क्वायर होती है. सो नाउ इट विल बिकम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, प्रेशर की यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, प्रेशर की यूनिट यहां पे हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दिस यूनिट इज आल्सो कॉल्ड पास्कल. ये चीज याद रखनी है, दोनों की दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए. कौन कौन सी दोनों चीजें पता होनी चाहिए बच्चे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, एरिया इज मीटर स्क्वायर, सो इट विल बिकम न्यूटन पर मीटर. एंड इसको एक साथ हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड पास्कल. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम पास्कल बोलेंगे. ठीक है, नाउ if a force is 100 Newton is applied on a cardboard of the area 2 meters square, then the pressure applied on this cardboard will be, of course. So this is the direct formula based questions. We can just write the formula and put the value. हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, right? तो आ गया हमारा आंसर. ठीक है, pressure is equal to force upon area. Now, so there are many situations in our daily life where pressure play a role, of course, and conduct the activities given in the table 6.1 and record your observation. Explain how pressure influence the mode of action undertaken for each activity. ठीक है, तो प्रेशर जो है हमारे डे टू डे लाइफ में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है. ठीक है, एंड हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम करने से प्रेशर ज्यादा लगेगा, किस तरीके से काम करने से प्रेशर कम लगेगा, राइट. सो इफ वी नो द कॉन्सेप्ट, हमारे लिए काफी सारी चीजें जो है वो आसान हो जाएंगी. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सीख के जाना. नाउ सेफ्टी फर्स्ट भाई, कुछ भी काम करो सेफ्टी पहले जरूरी है, बहुत जरूरी है सेफ्टी. ठीक है, now the activities listed in table 6.1 should be conducted under the supervision of an adult. खुद से नहीं करना है, अपने बड़े भाई बहनों के सामने आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के सामने एक्टिविटी कर सकते हैं, अपने टीचर्स के सामने एक्टिविटी कर सकते हैं. ठीक है, पर ये एक्टिविटी है क्या. सो टेबल 6.1 रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. चलिए भाई, यहाँ पे अपना ऑब्जर्वेशन हमें रिकॉर्ड करना है. ठीक है,
सो ड्राइविंग एन आयरन नेल, आपको क्या करना है, इस वुडन ब्लॉक में आपको आयरन नेल डिप करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, अब देखो, बाय द हेड ऑफ द नेल एंड बाय द पॉइंटेड ऑफ द नेल, सो दिस इज द मोड ऑफ द एक्शन, इजी और डिफिकल्ट टू परफॉर्म, ठीक है। सो इसको हम 1 मान लेते हैं एंड इसको हम 2 मान लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज इजी टू परफॉर्म, देन सेकेंड वन, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज easy to perform, then second, as the area of bottom part in नेल 1 है ना, नेल फर्स्ट हमने माना है, इज लेस, ठीक है। सो इट इंक्रीज प्रेशर एंड इंसर्ट इजीली, और वो उसके अंदर इजीली इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। But in second nail, area is more, ठीक है। यहां पे देखो एरिया कैसा है, एरिया ज्यादा है, ठीक है, एरिया ज्यादा है। सो प्रेशर इज लेस and it is difficult to insert nail. It is difficult to insert nail, और नेल को इंसर्ट करना यहां पे कैसा हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। नेल को इंसर्ट करना बेटा यहां पे हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। नाउ दिस सेकेंड वन इज कटिंग एन एप्पल विद अ नाइफ, ठीक है। हम नाइफ से एप्पल को कट कर रहे हैं यूजिंग अ शार्प एज ऑफ द नाइफ एंड यूजिंग अ ब्लंट एज ऑफ द नाइफ। सो विच वन इज टू इजी फॉर अस, ऑफ कोर्स शार्प नाइफ, है ना। क्यों, क्योंकि इसका एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा तो आराम से कट जाएगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सो अगेन हमने इसको 1 माना है और हमने इसको 2 माना है, ठीक है। सो नाइफ इन पिक्चर 1, नाइफ इन पिक्चर 1, ठीक है, कट easily, knife in picture 1 cut apple easily, है ना। Due to less surface area and high pressure, ठीक है। वेयर एज इन नाइफ, वेयर एज विद नाइफ 2, इट रिक्वायर्ड ठीक है, इट रिक्वायर्ड, क्या यहां पे क्या रिक्वायर्ड होगा, मोर फोर्स, ज्यादा हमें फोर्स यहां पे देना पड़ेगा, है ना। इट रिक्वायर्ड, सरफेस एरिया इसका ज्यादा है ना, तो प्रेशर इसमें कम लगेगा, ठीक है। इन नाइफ 2 देयर इज लेस फोर्स, लिख लो, देयर इज लेस प्रेशर, देयर इज लेस प्रेशर, सो इट इज डिफिकल्ट टू कट, सो इट इज डिफिकल्ट टू कट, ठीक है। तो इसको कट करना हमारे लिए कैसा हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। इसको कट करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा एंड विल मूव टू फॉरवर्ड। नाउ we can conclude from your observation in table 6.1, we conclude that when the area over which force is applied is smaller, है ना।
जिस एरिया पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इफ इट इज स्मॉलर द रिजल्टिंग प्रेशर इज हायर, तो प्रेशर ऑफ कोर्स हायर होगा, मेकिंग इट इजियर टू डू सर्टेन टास्क, and this is why it is easier to drive a nail using a pointed and at the easier to cut an apple with a sharp edge of a knife. तो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए जो हम ऐसा बोल सकते हैं नेल का जो पॉइंटेड पार्ट है उसको इंसर्ट करना इट्स क्वाइट इजी, शार्प नाइफ से किसी चीज को कट करना इज अगैन क्वाइट इजी, ठीक है. वैसे अगर ब्लंट से करेंगे तो हमको और ज्यादा से ताकत लगानी पड़ेगी एंड इट विल नॉट कट, ठीक है, क्योंकि उतना प्रेशर उस पर लग ही नहीं पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एरिया, ठीक है. सो यू मस्ट हैव सीन ओवरहेड वाटर टैंक्स इन योर लोकेलिटी और इन द रूफटॉप ऑफ द हाउस यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई. व्हाई आर दीज टैंक्स ऑलवेज प्लेस्ड एट अ हाइट? कैन यू आंसर इट? यस, ये चीज आपने हर जगह देखी होगी ना कि ऐसे घरों में टंकियां बना दी जाती है, फिर घरों के बाहर इस तरीके से भी अगर टंकी रखते हैं हम तो वहां पे बहुत ऊंचाई पे, बहुत हाइट पे टंकी रखी जाती है. नाउ व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है कि वाटर जो है एक प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है, लिक्विड जो है एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसकी वजह से हमें इसको एक हाइट पे रखा जाता है एंड वो इजीली उस प्रेशर की वजह से इजीली जो फ्लो ऑफ वाटर है वो हम तक पहुंचा देता है. वहीं अगर हम टैंक को नीचे रखेंगे तो वो प्रेशर नहीं लग पाएगा, ठीक है, एंड प्रेशर अगर नहीं लग पाएगा तो वाटर का फ्लो जो है वो इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक. तो हाइट इज मस्ट, हाइट इज इंपॉर्टेंट. नाउ डू लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर? यस, लिक्विड जो है प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इसी वजह से तो टैंक्स को इतना ऊपर ऐसे सर पे चढ़ा के रखते हैं, ठीक है. नाउ लेट अस फाइंड आउट बाय कंडक्टिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, ठीक है. तो एक एक्टिविटी की हेल्प से हम ये चीज समझेंगे. नाउ द एक्टिविटी 6.1 इज लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट. टेक 2 ट्रांसपेरेंट ग्लास और द प्लास्टिक पाइप ऑफ द सेम लेंथ. 2 ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लो, प्लास्टिक पाइप ले लो सेम लेंथ का अबाउट 25 सेंटीमीटर बट ऑफ डिफरेंट डायमीटर एज शोन इन दिस फिगर. अलग अलग डायमीटर होना चाहिए, दिख रहे हैं, ये अलग डायमीटर है, ये अलग डायमीटर है, ठीक. टेक 2 गुड क्वालिटी ऑफ द रबर बलून, अटैच देम विद वन एंड ऑफ द पाइप. और 2 आपको बलून ले लेना है और इसके वन एंड पे हमको लगा देना है, ठीक है. सारी चीजें सेम है एक्सेप्ट देयर रेडियस, ठीक है. ये जो है वो ब्रॉडर है और ये कैसा है, ये नैरो है. तो अभी तक हमने सिर्फ यही चेंजेस किए हैं. नाउ क्लैंप द पाइप ऑन अ स्टैंड एज शोन इन दिस फिगर. नाउ फिल बोथ द पाइप विद वाटर अप टू द सेम लेवल एंड हाफ वे. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड टू द बलून. अब देखो हमें इन दोनों में बराबर बराबर पानी भर दिया है, सेम हाइट तक पानी भर दिया, ठीक है. अब हमने इसमें क्या किया बेटा, सेम हाइट तक हमने इसमें पानी भर दिया है. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड टू द बलून. अब देखो कि बलून में हमें क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है. सो डू बोथ बलून बल्ज, डू दे बल्ज टू द सेम एक्सटेंट. तो देखो यहाँ पे तो हमको भाई सेम एक्सटेंट ही दिख रहा है. कैसा दिख रहा है, यहाँ पे हमको अप्रोक्सीमेटली सेम एक्सटेंट ही दिख रहा है कि भाई दोनों टाइम में, ठीक है. हो सकता है ये आपको थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा होगा ब्रॉडनेस की वजह से. तो यहाँ पे दोनों के दोनों जो है वो बाहर की साइड बल्ज आउट हो चुके हैं, ठीक. यानी कि वाटर ने कुछ ना कुछ तो प्रेशर लगाया होगा, ठीक है. वाटर ने कुछ ना कुछ तो प्रेशर लगाया होगा जिसकी वजह से ये जो बलून है ये कैसे हो चुके हैं, ये बल्ज आउट हो चुके हैं. नाउ व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी? You must have observed that the 2 balloon bulge of the same extent. Why is it so? तो यहाँ पे सेम ही तरीके से बल्ज आउट हुए हैं, बट ऐसा क्यों है, ठीक है, बट ऐसा क्यों है? So notice that because of the different diameter, the weight of the water in the 2 pipes is different. Of course, different diameter की वजह से क्या होना चाहिए था, दोनों में अलग अलग पानी आया है. अलग अलग पानी आया तो क्या अलग अलग प्रेशर नहीं लगना चाहिए था? ऑफ कोर्स लगना चाहिए था. However, the bulge in the both balloon is the same. लेकिन फिर भी हमको यहाँ पे दोनों, ठीक है, दोनों बलून में सेम बल्ज आउट देखने के लिए मिला है. दोनों बलून में हमको सेम बल्ज आउट देखने के लिए मिला है. दिस मीन्स दैट द वेट ऑफ द वाटर इन द पाइप कुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंट ऑफ द बल्ज ऑफ द बलून. तो इससे हमें ये इंडिकेशन मिलती है, ठीक है, कि जो पानी का वेट है दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है. यहां पे जो बेटा पानी का वेट है दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बल्ज आउट, वो चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है बल्ज आउट के लिए. नाउ could it be that the water column is exerting pressure? Yes.
तो यहाँ पे वाटर कॉलम जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यस हाँ वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा. इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर कॉलम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बल्ज आउट. ठीक है, तो वो थोड़ा सा भी जो बलून है वो बल्ज आउट क्यों हुआ है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है किसके द्वारा, लिक्विड के द्वारा. ठीक है, कि यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है लिक्विड के द्वारा, दैट इज द रीजन. ठीक है, ये यहाँ पे हमारा रीजन है. ठीक है, कि वो जो बलून है वो क्या हो गया, वो बल्ज आउट हो गया. ठीक है, जो बलून है वो क्या हो गया बेटा, बल्ज आउट हो गया है. ओके ओके, सो इतनी चीज समझ में आई. किसकी वजह से हुआ, मास की वजह से ये चीज नहीं हुई है, ये चीज हुई है हमारी किसकी वजह से, जो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसकी वजह से. ठीक है, जो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट कर रही है बेटा ये उसकी वजह से हुआ है. ओके, नाउ चलो इसको दोबारा से हम ओपन कर लेते हैं. ओके, सो आई होप कि अब ये खुल जाए. ठीक, तो जो चीज समझानी थी वो चीज समझ में आई है, आई होप कि आई होगी. ठीक है, नाउ could it be the water column. ठीक है, इतना हो गया. दैट इज वाई इक्वल वाटर कॉलम हाइट प्रोड्यूस इक्वल बल्ज इन द बलून. तो इसीलिए मास से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ किससे फर्क पड़ा बेटा, यहाँ पे किस चीज से फर्क पड़ा हमको, हाइट से फर्क पड़ा. अगर हाइट डिफरेंट होता, अगर हाइट डिफरेंट होता तो अलग अलग बल्ज आउट होता. यहाँ पे हाइट सेम था. ठीक है, वाटर का भी हाइट यहाँ पे सेम था, ऑब्जेक्ट का भी हाइट यहाँ पे सेम था, जिसकी वजह से सेम बल्ज आउट हमको इधर देखने के लिए मिला है. ठीक, दिस इज वाई इक्वल वाटर कॉलम हाइट प्रोड्यूस इक्वल बल्ज इन द बलून डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस इन डायमीटर. जबकि इनके डायमीटर में हमको डिफरेंस देखने के लिए मिला था, बट स्टिल जस्ट बिकॉज ऑफ हाइट हमें ये चीज देखने के लिए मिली है. ओके, अब देखो what will happen to the bulge of the balloon if we increase the height of the water column. अगर हम वाटर कॉलम का हाइट बढ़ा देंगे तो जितना बल्ज आउट बलून था उससे और ज्यादा बल्ज आउट हो जाएगा बलून, है ना, यही हो सकता है. राइट, नाउ अब देखो यहाँ पे ये वही चीज कर रहे हैं जो इन्होंने बोला है. ठीक है, क्या कर रहे हैं, ये उसमें और ज्यादा पानी भर रहे हैं, तो इसको तो एज इट इज छोड़ दिया. इसमें हम देख रहे हैं कि और ज्यादा पानी 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 भर दिया, तो ये और ज्यादा बल्ज आउट हो चुका है. So pour some more water in any of the pipe used in this figure. Observe the bulge of the balloon. Repeat this process with a few times, adding more water each time, and noting the extent of the bulge as shown in this figure. तो थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद आपको क्या करना है बेटा, उसमें पानी ऐड करते जाना है. नाउ यू हैव टू चेक कि कितना बल्ज आउट हो रहा है. ठीक है, तो ये आप 3 से 4 बार कर सकते हो, है ना. Do you see any relations between the amount of bulge of the rubber balloon and the height of the water column in this pipe? Yes. So that bulge out is directly proportional to the height of the pipe. ठीक है, ये जो bulge out है ये किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. कि जितना ज्यादा हाइट होगा उतना ज्यादा ये जो है वो bulge out होगा, उतना ज्यादा वाटर जो है वो प्रेशर क्रिएट करेगी, प्रेशर लगाएगी, और जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा वो bulge out हो जाएगा. सिंपल. So you must have observed that the bulge of the balloon increases as the height of the water column increase. Thus, as the height of the water column in the pipe increases, the pressure at the bottom of the pipe also increases. जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगी बॉटम पे पानी का प्रेशर ऊपर से और बढ़ता चला जाएगा, और ज्यादा उस पे पानी का प्रेशर लगेगा. So which cause the balloon to bulge. और जितना प्रेशर लगेगा उतना ज्यादा ये जो बलून है वो बल्ज आउट हो जाएगा. ठीक है, सो वी कैन से दैट प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड इन अ वेसल्स डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द कॉलम. तो जो लिक्विड के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हाइट के ऊपर डिपेंड करता है. नाउ दिस इज द रीजन, ठीक है, दिस इज द रीजन व्हाई overhead tanks are placed at the height so that the pressure in the taps is increased, resulting in a good stream of the water from the tap. So now I think कि you know the answer कि हमारे घरों में जो टंकियां होती हैं, जो टैंक्स होते हैं, वो इतने हाइट पे क्यों रखे जाते हैं. रीजन बीइंग दे एक्सर्ट प्रेशर. ठीक है, और उनके प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से द फ्लो ऑफ वाटर इज गुड. ठीक है, और हम यही चाहते हैं कि भाई हमारे घरों में आसानी से पानी आ जाए. सो द फ्लो ऑफ वाटर मस्ट बी गुड, है ना, इसी वजह से टैंक्स को हम हाइट पे रखते हैं. ठीक,
Suppose you are living on the second floor or a 3-story building and overhead water tank is placed on the top floor. Will you or your friend on the first floor receive the more powerful stream of the tap water? Give reason. तो अब देखो यहाँ पे इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया भाई. यहाँ पे इन्होंने हमसे क्या क्वेश्चन पूछ लिया है कि 3-story बिल्डिंग है एंड यू और योर फ्रेंड लिविंग इन दिस फर्स्ट फ्लोर, टैंक जो है ये 3rd फ्लोर पे रखा हुआ है. तो क्या फर्स्ट फ्लोर वाले को, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर वाले को आसानी से पानी मिल जाएगा? सो वी कैन से यस. ठीक है, सो गिव रीजन. डू लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर? लेट अस फाइंड आउट बाय कंडक्टिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. तो यस, इसका भी आंसर यस ही होगा और ये हम एक एक्टिविटी समझ के ही जानेंगे बट इन नेक्स्ट क्लास. ठीक है, यहां से एक्टिविटी 6.2 बेटा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके, सो आई होप कि अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है उतना आपको समझ में आया होगा. बाकी अगर कोई भी डाउट होता है सो यू कैन कमेंट, और कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम इसमें हमें डाउट है. बाकी लेक्चर में क्या चीज़ आपको अच्छी लगी है ना, क्या चीज़ आपको समझ में आई, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई, दोनों की दोनों चीज़ें आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम, ठीक है, हम कोशिश करें है ना कि इसको और बेहतर तरीके से कर सके और जो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर सके. ठीक है, बट उसके लिए आपको बिल्कुल टाइम से ही बताना पड़ेगा कि क्या चीज़ समझ में आई है, क्या चीज़ समझ में नहीं आई है. राइट, तभी मैं नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा इसी के आगे वाला उसमें हम थोड़ा सा इंप्रूव कर सकें. ओके, सो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच. गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर.